हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमिक हब। दिस इज शिवम। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज से हम पॉलिटिकल साइंस शुरू करने क्लास 11 थी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, बुक नंबर 1 का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को। तो देखिए समझिए कि इस बेसिकली इस बुक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक में, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के बारे में पढ़ोगे। उसके अलावा आप इलेक्शंस, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ोगे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ोगे। लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए हमारा पहला चैप्टर है इस बुक का, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो इस पहले चैप्टर को समझने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेशन ऑफ पावर को कैसे कंट्रोल करता है सोसाइटी में, और व्हाट आर द वेज इन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट्स मेड, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था। ये सारी चीज़ें आप पहले चैप्टर में पढ़ोगे। चलिए तो बिना ज़्यादा टाइम खराब करे शुरू कर लेते हैं। तो पेज नंबर 2 पे आपको हेडिंग दी गई है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए और यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं इसकी जगह कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इधर लिखा हुआ है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, की कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस अलाउ करता है। अब किन के बीच में अलाउ करता है, कैसे अलाउ करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो मैं समझूंगा कि आपको इसे एग्जाम्पल को पूरा पढ़ने की बजाय मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसमें आपको बताया गया है कि आप किसी बड़े ग्रुप के मेंबर हो, जिसमें आपको डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट लैंग्वेज के, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट ओपिनियंस के, डिफरेंट टेस्ट के, डिफरेंट चॉइसेस के, और मतलब टोटली डिफरेंट लोग रहते हैं। काफ़ी बड़ा ग्रुप है उसमें। तो जब वहाँ पे कोई भी डिस्कशन होता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, शुड इट बी कंपलसरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड कि हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, कि इसकी परमिशन पेरेंट्स के हाथ में होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया। या फिर ये ग्रुप कितना खर्च करे अपनी सेफ्टी पे, सिक्योरिटी पे, या फिर उसके बदले वो ज़्यादा पार्क्स बनवाए। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तो भाई इनका ओपिनियन भी अलग अलग होंगे, उनके आंसर अलग अलग होंगे। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे ग्रुप को एक साथ रहना है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो आप कॉमन सी बात लगाइए, कोई भी बंदा पूरे ग्रुप के साथ या फिर किसी के साथ क्यों रहता है, क्योंकि उसे वहाँ पे फ़ायदा दिखता है। ह्यूमन एक ऐसा सेल्फिश प्राणी है पूरे विश्व में, जो कि बिना फायदे के किसी के साथ एक मिनट तो क्या सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता। और ह्यूमन किसी दूसरे के साथ तब तक है जब उसको उससे कम से कम 1% फ़ायदा मिल रहा हो। तो भाई उन्हें ग्रुप में एक साथ रहना, उन्हें एक दूसरे का कोऑपरेशन भी चाहिए, तभी वो ग्रुप में एक अच्छी तरह से रह पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, जब वो पूरा ग्रुप कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री कर जाए, कुछ बेसिक रूल्स के साथ ठहर जाए, कुछ बेसिक रूल्स को, नियम कायदे कानून, कुछ अपने बेसिक नियम कायदे कानून बनाए। ठीक है, आप कहेंगे अगर ये कुछ कायदे कानून बेसिक रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, सब इनसिक्योर फील करेंगे एक दूसरे से। भाई उसे क्या पता आप कब उसके ऊपर क्या केस ठोक दो, कि वो कब कहाँ से, मतलब वो टोटली इनसिक्योर फील करेंगे अगर कोई ऐसे कायदे कानून नहीं होंगे तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपने कुछ बेसिक रूल्स बना लिए, ठीक है, लेकिन वो रूल्स एनफोर्सेबल भी होने चाहिए, यानी वो रूल्स लागू भी होने चाहिए, उन रूलों का पालन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लीजिए, आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपकी क्लास में एक रूल है कि सबको अपना कचरा डस्टबिन में डालना है, लेकिन आपकी क्लास के ज़्यादातर बच्चे ऐसा नहीं करते, सीट के नीचे डालते हैं, ठीक है, और उन्हें इस बात के लिए कभी भी टोका नहीं गया, कभी भी रोका नहीं गया, या कभी भी डांटा नहीं गया, तो आप क्यों अपनी सीट से उठकर अपना कचरा डस्टबिन में डालने का कष्ट करोगे, जब आपको पता है कि ये रूल है
लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो आप भी वो काम नहीं करोगे। तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है, रूल्स लीगली एनफोर्सेबल होने चाहिए, तभी सब लोग उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन से हम कंक्लूड करें तो हमारे पास एक पॉइंट आता है कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है, जो रूल्स सिटीजन्स के बीच में यानी मेंबर ऑफ सोसाइटी के बीच में मिनिमल कोऑर्डिनेशन अलाउ करते हैं, यानी कम से कम एटलीस्ट थोड़ा कोऑर्डिनेशन उनके बीच में रहता है इन रूल्स की वजह से, और वो एक दूसरे से सेफ महसूस करते हैं। वो एश्योर रहते हैं कि सामने वाला भी इस रूल्स का पालन करेगा, मुझे भी करना है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे इसके लिए पनिश किया जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन, यानी कम से कम थोड़ा से थोड़ा कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो एक चीज़ और समझिए कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में बहुत बड़ा अंतर है। तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को पढ़ने में भी बहुत बड़ा अंतर आएगा और पढ़ाने में भी। तो पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, तो कॉन्सेप्ट पर जाइए। लेकिन हिस्ट्री की बात करें, आपको वर्ड टू वर्ड का मतलब समझना चाहिए, आपको वर्ड टू वर्ड घुस जाना चाहिए। तो मेरा दोनों को पढ़ाने के तरीके में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की एक बॉडी है जिसके हिसाब से पूरा स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाती है, और गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। तो ये सारी चीज़ें तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, लेकिन अब बात आती है कि ये रूल्स जो बनाए जाते हैं, फंडामेंटल रूल्स, ये कैसे होने चाहिए, इन रूल्स को बनाए कौन, और ये रूल्स किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाने चाहिए। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट आपके रूल हैं, पर सामने वाले पर्सन के हिसाब से शायद वो रूल्स उतने अच्छे नहीं हैं, उसे आपके रूल्स पसंद नहीं आए, उसके हिसाब से उसके रूल्स बेस्ट हैं। तो व्हाट यू थिंक इज़ गुड फॉर यू एंड अदर्स दैट माइट नॉट बी एक्चुअली गुड फॉर देम। तो औरों के लिए अच्छा क्या है वो उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, आपके लिए अच्छा क्या है वो आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। बट ये रूल्स कैसे बनाए जाने चाहिए, कुछ फंडामेंटल रूल्स कैसे बनाए जाने चाहिए किसी ग्रुप में, किसी सोसाइटी में या कंट्री में, जिससे किसी का फ़ायदा और नुकसान ना हो, और इन रूल्स को आखिरकार बनाए कौन। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये इन सारे सवालों का जवाब कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। तो ये रूल कौन बनाता है, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। आप मोनार्कीज की बात करें तो वहाँ पे किंग सारे डिसीजन लेता है, आप डिक्टेटरशिप की बात करें तो वहाँ पे डिक्टेटर सारे डिसीजन लेता है। बट आप किसी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे पीपल डिसाइड करते हैं कि ये रूल कौन बनाएगा। तो लेकिन इससे बात खत्म नहीं हो जाती कि ये पीपल्स डिसाइड करेंगे, पर भाई पीपल भी अब कैसे डिसाइड करें, वो डायरेक्टली वोटिंग करें या फिर वो अपने मुद्दों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आगे बढ़ाएं। अब भाई रिप्रेजेंटेटिव्स कितने होने चाहिए और कौन होने चाहिए, इन सारी चीज़ों पर भी सवाल होता है। तो अब बात आ गई कि भाई आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपने अधिकार दे दिया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, पर इसका फैसला तो आपके हाथ में है कि पार्लियामेंट में कौन लोग बैठेंगे, कौन लोग आपके लिए लॉस बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होती हैं। तो यहाँ से निकल के आता है आपका सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि आपकी सोसाइटी में डिसीजन लेने की पावर किसके पास है। आप इंडिया की बात करें तो वो पार्लियामेंट के पास है। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और ये भी डिसाइड करता है कि इस पार्लियामेंट में कौन लोग बैठेंगे और वो कैसे गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो बेसिकली आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपनी बात को आगे ले जाने का मौका होता है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठते हैं और आपके लिए लॉस बनाते हैं। तो यहाँ से निकल जाता है आपका सेकंड फंक्शन। आगे चलते हैं। तो भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बेसिक रूल्स दे दिए कि बेसिक रूल्स के थ्रू आप में मिनिमल कोऑर्डिनेशन रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बता दिया है कि बेसिक रूल्स को बनाएगा कौन, सरकार चलाएगा कौन, ठीक है। लेकिन उसके बाद बात आती है कि एक बार गवर्नमेंट बन गई, एक बार लॉ बन गया, तो गवर्नमेंट बनने के बाद
गवर्नमेंट अपनी पावर्स को मिसयूज भी कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अपनी पावर से, जैसे लोगों को बिना किसी की वजह से अरेस्ट करना, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें अरेस्ट करना, तो गवर्नमेंट काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को बचाए कैसे, तो लोगों को इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स बना दिया, आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना दी कि ये आपका अधिकार है और आपसे इस अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता। अब इवन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे उस अधिकार को वापस नहीं ले सकता। तो तीसरा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि टू सेट लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट, कि व्हाट इट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स, और ये लिमिट्स फंडामेंटल होती हैं और इन्हें गवर्नमेंट कभी ट्रेस पास नहीं कर सकती, क्योंकि ये राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिले तभी इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और कभी अगर गवर्नमेंट इन रूल्स को फॉलो नहीं करती तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट टू एक्सप्रेस का राइट दिया है, आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आपको बिना मतलब के कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इधर से इधर तक ये पूरा आपका कवर हो चुका है। और थर्ड फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट सेट करता है टू रूल इट्स पीपल, टू रूल इट्स सिटीजन। और ये लिमिट्स कैसे सेट करता है, ये लिमिट सेट कर सकता है आपके फंडामेंटल रूल्स के थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ इधर ध्यान देने लायक है, तो नेशनल इमरजेंसीज के टाइम पे आपके ये फंडामेंटल राइट्स एबॉलिश करे जा सकते हैं, लिमिट करे जा सकते हैं कुछ समय के लिए, वो भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। और ये नेशनल इमरजेंसी भी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपने मन से कभी भी इम्पोज कर दे, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्कमस्टेंसेस आइडेंटिफाई करे हुए हैं कि आप किन किन कंडीशंस में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। तो आगे बात आती है कि आपने गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटेड तो कर दिया, लेकिन जब सोसाइटी में लोग रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, तो उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, उनकी भी कुछ डिज़ायर्स होते हैं, उनकी भी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं गवर्नमेंट से, जिनकी वो इतनी इज्जत करते हैं, जो जिसे वो फॉलो करते हैं। तो उनसे उसे कुछ इच्छाएं होती हैं कि अगर कोई गरीब है, कि कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, तो गवर्नमेंट विल हेल्प हिम आउट और हेल्प हर आउट। तो ऐसा भी होना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को एक स्पेशल इनिशिएट लेने के लिए एम्पावर करे। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट की पावर को लिमिट नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इनेबल और एम्पावर भी करता है टू टेक पॉजिटिव मेजर्स टू ओवरकम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी और डेप्रिवेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर को लिमिट नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर भी करता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे इंडिया में अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन में आप एंटर करके उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करिए। और आज इंडिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है, एक्चुअल में नहीं है, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिया आज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये फ़र्ज है कि उसने अगर पावर लिमिट करी है कई सेंसेस में, कई फील्ड में, तो उसे गवर्नमेंट को एम्पावर भी करना चाहिए। तो इसके बाद आपका एक और फंक्शन बचता है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो इसे हम करेंगे बाद में। तो अभी तक हमने कौन कौन से फंक्शन देखे, अभी तक हमने 4 फंक्शंस देखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, कैसे वो कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस अलाउ करता है, बाय मेकिंग सम बेसिक रूल्स जो कि लीगली एनफोर्सेबल हैं, सबको उसमें फॉलो करना है। उसके बाद दूसरा फंक्शन था स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी ये रूल्स को कौन बना सकता है, इन रूल्स को कौन बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। और रूल्स को पार्लियामेंट बनाता है, जिसमें कि आप लोग ही मेंबर सेलेक्ट करके बिठाते हो। तीसरा फंक्शन आता है कि एक बार गवर्नमेंट बन गई, फिर वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल कर सकती है, आपको कुछ भी गलत, आपके साथ कुछ भी गलत कर सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की सारी पार्ट्स को लिमिट कर देता है, जिससे आपके रहने के लिए एक अच्छा माहौल और एक अच्छा वातावरण बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है आपको कुछ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देके, जिनका वायलेशन कोई भी नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट, इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हें वायलेट नहीं कर सकता। एंड यू हैव फुल राइट टू टेक स्टैंड ओवर दोज
राइट्स विच आर गिवन टू यू बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा फंक्शन आता है कि भाई सही है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिमिट कर दिया, लेकिन उसके बाद उन लोगों का क्या जो गवर्नमेंट से कुछ होप करते हैं, जिनके गवर्नमेंट से कुछ एस्पिरेशन है, जिनके गवर्नमेंट से कुछ डिजायर है, उन लोगों को क्या? तो गवर्नमेंट ऐसी सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को एम्पावर भी करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर को लिमिट भी करता है कई फील्ड में, और कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर भी करता है इनिशिएटिव लेने के लिए, लोगों को एक जस्ट और इक्वल सोसाइटी देने के लिए, लोगों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। तो आई होप आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा पढ़ाने का। तो मैं समझता हूँ, देखिए आपको इसमें एग्जाम्पल से दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल को मैं आपके पढ़ के एक्सप्लेन करूँ, उससे अच्छा है मैं आपको बोल ही दे रहा हूँ, उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, वैसे भी हिस्ट्री की तरह लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। और होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं जल्दी इसका सेकेंड पार्ट भी डाल दूंगा, तो आप बने रहिए द एकेडमिक हब के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।